हेलो डियर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग गॉस की प्रमेय द्वारा कूलम्ब के नियम का निष्पादन नामक टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग गॉस प्रमेय को पढ़े थे, गॉस के नियम को पढ़े थे, जो आपके 12th बोर्ड के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आप गॉस के प्रमेय को नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उसको ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि अगर वो नहीं समझे रहेंगे तो ये टॉपिक और आगे आने वाले 4-5 टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए गॉस के नियम को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक में से है। कभी कभी ये 5 मार्क्स या कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। गॉस की प्रमेय के द्वारा कूलम्ब के नियम का निष्पादन, मतलब कि गॉस थ्योरम से हम लोग को कूलम्ब्स लॉ प्रोड्यूस करना है, उसको हमको देखना है। तो इसके लिए हम इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, एक फ़ोटो बनाएंगे। एक फ़ोटो जिसमें हम लोग क्या लेंगे, एक गोला लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक गोला लेंगे। पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं जैसे जैसे लिखूँगा वैसे वैसे आप लोग भी लिखेंगे, या अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर फिर नोट कर लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से लिखिएगा। पहले समझ लीजिएगा सब कुछ, उसके बाद गॉस की प्रमेय के द्वारा कूलम्ब के नियम का निष्पादन हम लोग करेंगे। उत्पत्ति कैसे होगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, गोला ले रहे हैं। गोला लेने का मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक फुटबॉल को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो फुटबॉल ले रहे हैं तो फुटबॉल का एक केंद्र होगा। फुटबॉल के केंद्र को हम लोग ओ मानेंगे, और इस ओ बिंदु पर ये जो हमारा केंद्र है, यहाँ पर मान लीजिए कि आवेश Q रखा हुआ है, ठीक। यहाँ जो आवेश है, यहाँ आवेश हम लोग जैसे कूलम्ब के गॉस के नियम में भी लिए थे, गॉस प्रमेय में भी लिए थे Q, उसी तरह मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 लिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले हम लोग को एक गोला लेना है। गोला के केंद्र पर आवेश हमारा Q1 है, और गोला का जो सतह है, मान लीजिए कि फुटबॉल लीजिए, फुटबॉल के केंद्र पर आवेश Q1 है, और फुटबॉल के सतह पर जो आवेश है वो मान लीजिए कि कुछ Q2 है। यहाँ पर भी आवेश है, वो मान लीजिए कुछ Q2 है। अब इस स्थिति में जो है हम लोग जान रहे हैं कि अगर कहीं भी हम लोग आवेश को रखेंगे तो आवेश के कारण क्या होगा, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तो अगर फुटबॉल के केंद्र पर अगर हम लोग आवेश को रखिए तो क्या होगा, ये चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी। तो एक विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से भी क्रॉस करेगी, वैसे यहाँ चारों तरफ से क्रॉस करेगी, लेकिन जहाँ पर हम लोग आवेश रखे हैं सिर्फ हम लोग वहीं पे कंसिडर करते हैं, वहीं पर मानते हैं, यहीं पर देखते हैं स्थिति को कि यहाँ पर कैसा रहता है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कुछ इस तरह से जा रही होगी, ठीक है, जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा को ई से सूचित करते हैं, ठीक। अब जो है इन सारी चीज़ों को जो हमारा फिगर में दिया गया है इसको हमको लिखना है। और ये जो हमारा गोला है, इस गोला का त्रिज्या हम लोग कुछ आर ले लेते हैं कि इस गोला का त्रिज्या हमारा आर है। इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग लिखेंगे, उस लिखने के बाद फिर हम लोग आगे को देखेंगे। इस फिगर में दिए हुए सारे तथ्यों को हम लोग पहले लिख लेंगे। माना कि एक गोला जिसका मध्य बिंदु O एवं त्रिज्या R है। एक गोला हम लोग लेते हैं जिसका मध्य बिंदु O है और इस गोले का त्रिज्या R है। गोले के मध्य बिंदु O पर आवेश Q1 एवं गोले के सतह पर आवेश Q2 है। गोला का जो मध्य बिंदु है, यहाँ पर आवेश हमारा क्या है, Q1 है, और इसका जो हमारा सतह है इस पर हम लोग किसी बिंदु पर आवेश Q2 ले लेते हैं। अब ध्यान देंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो यहाँ से निकल रही है, मान लीजिए कि ये गोला है, ऐसे गोला है, इस गोला पर कहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा आवेश Q2 रखा हुआ है, और इसका जो सेंटर है केंद्र, यहाँ पे आवेश हमारा Q1 रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा जो निकलेगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलते हुए क्या होगी, इस सतह को पार करेगी। इस सतह को जब पार करेगी तो क्या होगा, वहाँ पर विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जब भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब भी किसी सतह को पार करती है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए कि यहाँ से अगर पार कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। और यहाँ हम लोग एक छोटा सा हम लोग क्षेत्रफल मान लेते हैं। पिछले क्लास में इस चीज़ को हम लोग समझे थे। छोटा सा क्षेत्रफल हम लोग क्यों मानते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा जो हमारा क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है, वो कहाँ से पार कर रहा है, बहुत छोटे से सतह से पार कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो छोटा सा सतह है
इसको हम लोग ds मान लेते हैं, ds वेक्टर, और जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसको हम लोग e वेक्टर मान लेते हैं, e सदिश और ds सदिश। अब चूंकि जिधर हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा जा रहा है उसी दिशा में हमारा कौन भी है, जो हमारा एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है, वो भी उसी दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है। तो दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस चीज़ को भी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है वो विद्युत फ्लक्स के परिभाषा के अनुसार फ्लक्स का मान क्या होगा, और फिर गॉस प्रमेय से हमारा विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। इन दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा हम लोग पहले पढ़े थे कि अगर एक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और कहीं पे एक दूसरा आवेश रखा हुआ है, तो इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, उस बल का मान क्या होगा। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़े थे। मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ निकल रही है, चारों तरफ जा रही हैं। यहाँ पर कोई आवेश हमारा रखा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर कैपिटल Q, यहाँ पे स्मॉल q, यहाँ पर बड़ा वाला चार्ज के कारण निकल रहा है, यहाँ पर छोटा वाला चार्ज है। तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है ये इस पर कितना बल लगाएगा, उस बल का मान हम लोग देखे थे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, मान लीजिए कि वो विद्युत क्षेत्र रेखा E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, विद्युत क्षेत्र रेखा का मान E है। तो उस स्थिति में यहाँ जो बल लग रहा है वो बल बराबर कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखे थे, यहाँ जो आवेश रहेगा वो आवेश और गुना विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मान है E, दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, मतलब F बराबर Q गुना E। ये वाला फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, इस फॉर्मूला का हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही ले लेते हैं जो बल लग रहा है उस बल का मान। तो और ये जो हमारा बिंदु है इस बिंदु का भी कुछ नाम P ले लेते हैं। अब हम लोग लिखना चालू करते हैं। माना कि बिंदु P पर, माना कि बिंदु P पर बल Q1 आवेश के कारण F बराबर Q, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आवेश है हमारा Q1 आवेश के कारण जो बल इस पर लगेगा वो कितना हो जाएगा, Q2। यहाँ पर आवेश का मान Q2 है और जो विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से क्रॉस कर रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा का मान कितना है, E है, मतलब Q2 गुना E है। इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। विद्युत माना कि बिंदु P पर, यहाँ पर हमारा P छूट गया है, माना कि बिंदु P पर बल Q1 आवेश के कारण, यहाँ पर जो हमारा बल लग रहा है P पर, किसके कारण लग रहा है, Q1 आवेश के कारण, वो बल का मान कितना है, F बराबर यहाँ जो आवेश है Q और गुना जो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो E, मतलब कि F बराबर जो है Q2 गुना E। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद जो है Q1 आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से पार कर रहा है सतह से, तो क्या विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, अगर विद्युत फ्लक्स आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को नहीं देखिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आप पिछले वाला जो लेक्चर है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिए, तभी इसको देखिएगा, तब समझ में आएगा। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग जानते हैं। अब E डॉट ds जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि हमारा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट गुणन है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे E ds cos थीटा। अब थीटा का मान यहाँ पे कितना है, ds और E दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा इक्वल टू हमारा कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में दोनों रहते हैं तो उसके बीच का कोण कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा मान, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे मेंशन कर देंगे cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। फिर 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds और cos 0 डिग्री का मान 1।
फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मान है E, इसका मान हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। E बराबर क्या होता है, Q बाई 4πε0 गुना r²। ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आवेश का मान क्या रहता है, फिक्स रहता है, 2 कूलम 4 कूलम 5 कूलम कुछ भी फिक्स है। फिर 1/4πε0 का मान फिक्स है, 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, वो भी नहीं बदलता है, वो भी वेरिएबल नहीं है। और r जो है हमारा दूरी भी नहीं बदल रहा है। यहाँ पर r का मान क्या एकदम फिक्स है, वो भी नहीं बदल रहा है। मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट। मतलब इस पूरा को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, 5, 10, 20, 50, 2000, 5000, इस तरह से कुछ वैल्यू। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं। अब अंदर क्या बचता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। अब क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ जो हमारा सतह है उस पूरे सतह का। चूँकि यहाँ पर हम लोग छोटा सा सतह लिए थे ds, ये छोटा सा सतह यहाँ पर ds है, तो हमको क्या करना है, पूरा सतह को लेना है। फुटबॉल को इमेजिन कीजिए, फुटबॉल के ऊपर हम लोग छोटा सा सतह लिए हुए हैं, तो छोटा सा सतह हमारा क्या है, ds है। और पूरा सतह लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। पूरा को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सतह का क्षेत्रफल हमको लेना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, E गुना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब कि E गुना गोले का क्षेत्रफल, E गुना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं, क्या होता है, E गुना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। 4πr², ये हमारा हो गया किसका मान, फाई का मान। किसके अनुसार आया है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। अब गॉस प्रमेय के अनुसार हमारा विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है वो भी जानिए। अगर पिछला क्लास आप लोग किए होंगे तो बिल्कुल ध्यान में होगा। गॉस के नियम के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार या गॉस के नियम के अनुसार, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, फाई का मान क्या होता है, फाई बराबर Q/ε0 होता है। मतलब कि उसका जो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ गॉस के प्रमेय को। गॉस के प्रमेय का कहना है कि हमारा सेंटर पर जितना चार्ज रहेगा, सेंटर पर जितना आवेश रहेगा, उस आवेश को हम लोग 1/ε0 से गुना करेंगे तो जो मान हमारा आएगा वही फाई के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो गॉस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है, मतलब फाई का मान होता है, वो बराबर होता है किसके, इसके केंद्र पर जितना आवेश रहता है उस आवेश को हम लोग 1/ε0 से गुना करेंगे, उसके बराबर होता है। तो गॉस के नियम के अनुसार जो हमारा फाई का मान है वो केंद्र पर आवेश का मान कितना है, Q1, और इसमें गुना करेंगे 1/ε0 से। मतलब फाइनली हम लोग के पास फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा Q1/ε0। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 और 3 को देखिए, बाएं तरफ बराबर है। अब बाएं तरफ बराबर है तो दाहिने तरफ भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। मतलब E गुना 4πr² जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, Q1/ε0 के। इसको हम लोग इस पेज में देखते हैं। अब हम लोग को क्या मिलता है, समीकरण 2 एवं 3 को बराबर करने पर समीकरण 2 एवं 3 को हम लोग बराबर करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, E गुना 4πr² जो है वो बराबर है किसके, Q1/ε0 के। अब यहाँ से जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है, वो अगर हम लोग निकालना चाहे तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q1 है और बटा ε0 है, यहाँ पर 4πr² जो है वो आके नीचे इसमें गुना हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, Q1/4π नीचे आ गया और ε0 हम लोग साथ में लगा देते हैं और r² को इसके बाद लिख देते हैं। मतलब Q1/4πε0 गुना r²। अब ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का माना गया, ठीक है। अब इसमें E का मान इतना आया और पहले जो हमारा समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में देख रहे हैं हम लोग F बराबर क्या है, Q2 गुना E है, Q2 गुना E है।
अब यहाँ पर जो है ई का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दें तो यहाँ से हमारा बल का मान निकल जाएगा, फोर्स का मान निकल जाएगा। तो वही हम लोग करते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, अब ये जो हमारा समीकरण 1 है इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, F बराबर Q2 और गुना ई का मान हम लोग डालेंगे तो Q1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना R स्क्वायर, इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर F बराबर हम लोग देखें तो Q1 और गुना Q2 हम लोग लिख सकते हैं, Q1 और गुना Q2 अब बट्टा में क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना R स्क्वायर। जो बल बराबर है हमारा, जो कूलम के नियम के अनुसार फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो बल का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 गुना Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना R स्क्वायर। अब यह जो है हमारा किसका समीकरण आ गया, किसका मान आ गया, कूलम के नियम के अनुसार बल का। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, अतः हम लोग गॉस के नियम से, गॉस के नियम के सहायता से कूलॉम का नियम प्राप्त किए, कूलॉम का नियम प्राप्त किए। जो हमारा मकसद था कि गॉस के नियम से, जो हमारा टॉपिक था कि गॉस प्रमेय द्वारा कूलम के नियम का निष्पत्ति करना, वो हम लोग फाइनली कर लिए। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कीजिए, मैं सामने ला देता हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिए, या तो ऐसे रोक कर इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर का, फिर नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे बारी बारी से, ऊपर का भी और नीचे का भी, और फाइनली क्या कीजिए, आप इधर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर भी आप रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद सबसे बड़ी बात कि जो टॉपिक आप जिस दिन पढ़ेंगे उसको उसी दिन याद कर लीजिए, उसी दिन उसको कंप्लीट कर लीजिए। आज के टॉपिक में, मतलब आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो थोड़ा सा लंबा है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगर हो सकता है कि अगर आपको एक बार आप नोट करें, नोट करने का फिर से समझेंगे तो दिक्कत होगी, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो अवेलेबल ही रहेगा आपके यूट्यूब पे, तो आप दोबारा इसको देखकर और फिर समझ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।